आपका स्वामी विवेकानंद कोचिंग क्लास के अंदर हार्दिक स्वागत है। और हमारा जो दोस्तों इतिहास का टॉपिक चल रहा था उसके अंदर चौहान वंश हमारे चल रहे हैं दोस्तों। और चौहान वंश के अंदर भी हमने कहां तक पढ़ लिया था, तो दोस्तों प्रारंभिक जो शासक थे उनमें हमने जो शुरू किया था दोस्तों वासुदेव चौहान से। कहां से शुरू किया था? वासुदेव चौहान से शुरू किया था। और जिन्होंने चौहान वंश की स्थापना दोस्तों 551 ईस्वी के अंदर की थी। और इसी क्रम में दोस्तों हमने बहुत सारे जो शासक है उनके बारे में बात की थी। लगभग 10 से 15 शासक है जो वासुदेव चौहान से लेकर दोस्तों कहां तक आते हैं? अजय राज चौहान तक आते हैं। अजय राज चौहान शासक है दोस्तों, वहां तक हमने पढ़े हैं, जो 1113 ईस्वी से 1133 ईस्वी के बीच में रहे थे। अजयपाल चौहान का शासक रहा था। और दोस्तों अजयपाल चौहान के दो पिता थे, उनका नाम था पृथ्वीराज प्रथम। क्या नाम था? पृथ्वीराज प्रथम था। और इनके बारे में जानकारी दोस्तों 1105 ईस्वी के अंदर मिलती है। और कहा मिलती है? तो रेवासा सीकर में जीण माता का मंदिर है दोस्तों। और उसी जीण माता के मंदिर में, जीण माता का मंदिर है, उसमें एक शिलालेख है। और उसी शिलालेख पे पृथ्वीराज जो प्रथम है उसके संदर्भ में जानकारी मिलती है। और उसी का पुत्र हुआ था अजय राज चौहान। और अजय राज तक हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है दोस्तों। और उसके बाद में इसी का पुत्र आता है दोस्तों अर्णोराज, जिसका नाम क्या होता है? अर्णोराज। और अर्णोराज दोस्तों 1133 के अंदर, हालांकि आपको पता है कि अजय राज ने दोस्तों 1130 ईस्वी के अंदर अपना राजपाट त्याग कर दिया था और ये चला गया था कोकण द्वीप पर। कोकण द्वीप पर जाने के बाद में दोस्तों 1130 ईस्वी के अंदर इसने अपने पुत्र अर्णोराज को संपूर्ण कार्यभार सौंप दिया था। अब दोस्तों अर्णोराज ने क्या किया? 3 वर्ष के बाद में, जैसे 1133 ईस्वी के अंदर जैसे अजय राज चौहान की मृत्यु होती है, तो उसके बाद में दोस्तों इसका राज्याभिषेक होता है अजमेर दुर्ग के अंदर। अजमेर दुर्ग में राज्याभिषेक होता है 1133 में। तो इसका दोस्तों शासन काल है वो 1133 से लेकर 1150 ईस्वी तक है। 1133 से कब तक है? 1150 ईस्वी तक है। और दोस्तों अर्णोराज का जो बड़ा पुत्र था, जो बड़ा बेटा था, जिसका नाम आता है जगदेव। क्या नाम आता है? जगदेव चौहान। और इसी जगदेव चौहान के द्वारा क्या किया गया? अपने पिता अर्णोराज की दोस्तों क्या कर दी? इसने हत्या कर दी, अपने पिता की हत्या कर दी। इसीलिए दोस्तों इतिहास के अंदर, चौहानों के इतिहास में इस जगदेव को क्या कहा जाता है? चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। चौहानों का पितृहंता के नाम से किसे जाना जाता है? तो जगदेव चौहान को जाना जाता है। इस जगदेव चौहान ने दोस्तों 1150 ईस्वी में अपने पिता की हत्या की थी। और उसके 3 वर्षों तक इसने शासन किया था। कितने वर्षों तक है? 3 वर्षों तक इसने शासन किया था। और जैसे ही इसके द्वारा अपने पिता की हत्या किए जाने की बात का पता चला जब चौहानों के अंदर, तो दोस्तों जगदेव चौहान को गद्दी से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और ध्यान रहे कि इसके संदर्भ में दोस्तों हमें जो जानकारी है वो इतनी मिलती है कि 1150 के बाद में अपने पढ़ते हैं बुकों के अंदर, जहां भी पढ़ते हैं दोस्तों, तो अर्णोराज के बाद में विग्रह राज चतुर्थ का या विग्रह जो विष्णुदेव है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन एक परंपरा के आधार पे दोस्तों देखा जाए तो जो शासक अपने पिता की हत्या करने के बाद में गद्दी पर विराजमान हुआ है उसका दोस्तों इतिहास में कभी नाम नहीं लिखा जाता। ऐसी परंपरा मानते हैं चौहान वंश में। इसी कारण दोस्तों इसका कर्म जो अर्णोराज के बाद में जगदेव चौहान का नाम नहीं आता। और अर्णोराज के बाद में किसका नाम आता है? विग्रह राज चतुर्थ का नाम आता है। तो दोस्तों अर्णोराज जो चौहान है उसके जो पुत्र है जगदेव चौहान, उसको इसका
छोटा भाई जगदेव चौहान का जो छोटा भाई है वो इसको गद्दी से हटा देता है और सवेरे दोस्तों अजमेर का क्या बनता है, शासक बन जाता है। तो आज अपने पढ़ेंगे दोस्तों इसी अर्णोराज के दूसरे पुत्र के बारे में और जिसका नाम क्या है, विग्रहराज चतुर्थ है। तो चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ के संबंध में। आप इसको दोस्तों साथ साथ में नोट करें। तो अब अपने बात करेंगे दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में, और इसी को दोस्तों कहा जाता है बिसल देव। क्या कहा जाता है, बिसल देव कहा जाता है। बिसल देव चौहान बोल दो, चाहे दोस्तों इसको विग्रहराज चतुर्थ बोल दो, एक ही बात है। लेकिन दोस्तों यह अपने बड़े भाई जो जगदेव है उस जगदेव को अपनी गद्दी से हटाकर दोस्तों शासक बना था। और इस विग्रहराज जो चतुर्थ है इसका दोस्तों जो शासन पीरियड रहा है वो कितने से है, तो वो दोस्तों 1153 से लेकर 1163 ईस्वी तक रहा है। 1153 से 1163 ईस्वी तक रहा है दोस्तों। किसका शासन है, विग्रहराज चतुर्थ का रहा है। तो दोस्तों इसका आपने ये ध्यान रखना है कि इसके शासन काल को कला व साहित्य की दृष्टि से, कला व साहित्य की दृष्टि से दोस्तों इस चीज को नोट करना है आपने। चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है। क्या माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है। दोस्तों आपसे पूछ ले कि चौहान वंश के अंदर वह कौन सा शासक था जिसको कला व साहित्य की दृष्टि से चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है उसके शासन काल को, तो आपका आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ यानी बिसल देव को माना जाता है। अब अपने दोस्तों इसके बाद में अगर बात करें दोस्तों क्यों माना जाता है, तो कहते हैं कि जो विग्रहराज चतुर्थ है इसके दरबार में दोस्तों इसने कवियों को संरक्षण प्रदान कर रखा था। एक तो ये ध्यान रखना है, और खुद यह है जो विग्रहराज चतुर्थ है दोस्तों यह कला व साहित्य का बहुत बड़ा प्रेमी था। कला व साहित्य का बहुत बड़ा प्रेमी था। ये बहुत बड़ा प्रेमी था कला व साहित्य का। तो दोस्तों इसने कला व साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए और इसके दरबार के अंदर जो कवि लोग हैं उनकी भी कोई कमी नहीं थी। और उन्हीं कवियों के अंदर एक ज्ञानक भट्ट थे जिनका नाम आता है ज्ञानक भट्ट। क्या नाम आता है दोस्तों, ज्ञानक भट्ट थे। और इन्हीं ज्ञानक भट्ट ने दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ को कला एवं साहित्य का प्रेमी होने के कारण और कवियों का संरक्षण होने के कारण इस ज्ञानक भट्ट ने विग्रहराज को कहा है कवि बांधव। क्या कहा है, कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों किसको उपाधि दी गई है, तो ये विग्रहराज चतुर्थ को उपाधि दी गई है, कवि बांधव की उपाधि दी गई है। कटि बांधव भी आता है या कवि बांधव भी आता है, ये दोनों ही नाम मिलते हैं दोस्तों। ये उपाधि किसको दी गई है, विग्रहराज चतुर्थ को। और ये उपाधि देने वाले कौन है, तो ज्ञानक भट्ट है दोस्तों। ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए या इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लेना। इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। अब अपने बात करते हैं इसी विग्रहराज चतुर्थ के संदर्भ में हमें और कौन कौन सी जानकारियां मिलती है और इसके जो शासन काल को चौहानों का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो इसने कुछ तो अच्छा किया होगा। तो दोस्तों अपने बात आती है कि इसने एक गजनी का शासन था। कहाँ का, गजनी का शासन था दोस्तों। गजनी है वो वर्तमान अफगानिस्तान में है और गजनी का एक शासक था और उसे शासक का नाम आता है दोस्तों, उसे शासक जो गजनी का शासक है उसको कहा जाता था खुसरू शाह। क्या कहा जाता था,
खुसरू शाह कहा जाता था और जिसे हमीर नाम से भी जाना जाता है, जिसे हमीर या खुसरू शाह कहा जाता था। और इस गजनी के शासक को दोस्तों इस विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा पराजित किया गया। क्या किया गया? पराजित किया गया था। एक तो ये ध्यान रखना है, जब गजनी के शासक को विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा पराजित कर दिया गया तो इस विग्रहराज ने दोस्तों क्या किया कि ये कहा जाता है कि गजनी शासकों से हिंदू शासकों को आजाद करवाया, शासकों को आजाद या आजादी दिलवाई। ये दोस्तों बात ध्यान में रखने योग्य है। इस बात को आपने इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको एक नॉर्मल सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का कौन सा शासक था जिसने गजनी के शासकों से भारत के या हिंदू शासक है उनको आजादी दिलवाई या मुक्ति दिलवाई। तो दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ है, ऐसा शासक हुआ है जिसने गजनी के शासक खुसरू शाह है, जिसको हमीर कहा जाता है, ये राजस्थान पे या भारत में दोस्तों बार बार आक्रमण किया करता था और इतने अटैक करने के कारण ही दोस्तों हिंदू जो शासक थे भारत के वो इससे बहुत परेशान थे और परेशान होने के कारण दोस्तों इस विग्रहराज चतुर्थ ने खुसरू शाह को पराजित कर दिया और दोस्तों गजनी के शासकों को भारत की ओर प्रवेश करने पर इसने रोक लगा दी। तभी तो कहा जाता है कि गजनी के शासकों से हिंदू शासकों को मुक्ति दिलवाने वाला मुक्तिदाता कौन है? विग्रहराज चतुर्थ है। दोस्तों यहाँ तक अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया तो अब अपने आगे बात करते हैं कि इसी विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा और क्या किया गया अपने शान बान के लिए। तो देखिए दोस्तों अभी बात करते हैं इस विग्रहराज चतुर्थ के संदर्भ में। तो दोस्तों विग्रहराज जो चतुर्थ है इसने एक दिल्ली का शासक हुआ था। कहाँ का? दिल्ली का एक शासक था और वो कौन से वंश में था? तो वो था दोस्तों तोमर वंश। कौन से वंश में? एक तोमर वंश में शासक हुआ और जिसका नाम भी दोस्तों तमर था। क्या नाम था शासक का? तमर नाम था। और इस तमर को दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा 1157 ईस्वी के अंदर पराजित किया गया। इस तमर को क्या कर दिया गया दोस्तों? हरा दिया गया, हराया गया। इसको हरा दिया गया किसके द्वारा? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। दिल्ली का जो तोमर वंश था उस तोमर वंश के शासक तमर को दोस्तों 1157 में विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा पराजित कर दिया गया। और जैसे ही इसने इसको दोस्तों पराजित किया तो इस विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा इस दिल्ली को दोस्तों अपने साम्राज्य में मिला लिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये बात दोस्तों आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए कि राजस्थान का वह शासक जिसने दिल्ली को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था तो ओनली फॉर वन है जिसका नाम है दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ। एकमात्र शासक हुआ है जिसने दोस्तों तोमर वंश के शासक तमर को पराजित किया और अपने देखो दोस्तों आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि संपूर्ण भारत की राजधानी अजमेर को बनाने वाले शासक कौन थे? तो दोस्तों आपका उत्तर होगा विग्रहराज चतुर्थ या विष्णुदेव, क्योंकि यहाँ दिल्ली है जो दोस्तों भारत की राजधानी हुआ करती थी और उस भारत की राजधानी को जीतने वाला दोस्तों अजमेर का शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ था। तो आपको बड़ा बड़ा ये दिमाग में रखना है कि पूरे भारत की अजमेर को राजधानी बनाने वाला कौन है? विग्रहराज चतुर्थ है। इसीलिए दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है।
आपको दोस्तों यहाँ तक अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया तो अब अपने इस विग्रह राज के संदर्भ में और बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप साथ साथ में नोट करते जाएं, क्योंकि आपकी खुद का बनाया हुआ हथियार ही दोस्तों आपको आगे लेके जाएगा। तो अपने बात करते हैं कि विग्रह राज जो चतुर्थ्या विशल देव है दोस्तों, इनके द्वारा एक नाटक भी लिखा गया। क्या लिखा गया था? एक नाटक लिखा गया, और जिसका नाम है हरि केली। कौन सा नाटक लिखा गया? हरि केली नाटक लिखा गया था। ये आपको दोस्तों अच्छी तरह पता होना चाहिए कि हरि केली जो नाटक है उसके रचयिता कौन है? तो कौन है? विग्रह राज चतुर्थ है दोस्तों। और इस हरि केली के अंदर आपसे पूछते किसके बारे में वर्णन है? तो इसमें दोस्तों शिव व अर्जुन, शिव और अर्जुन के युद्ध के बारे में दोस्तों जानकारी मिलती है। किसमें? हरि केली नाटक में मिलती है दोस्तों, जिसमें शिव और अर्जुन के बारे में जानकारी मिलती है। और क्या मिलता है दोस्तों? तो ये जो जानकारी है क्या वो अभी मौजूद है, और है तो कहाँ है? तो देखिए दोस्तों, हरि केली का दोस्तों आधा भाग, हरि केली का जो आधा भाग है वो दोस्तों कहां पर है? वो है 2.5 दिन के झोंपड़े पर। 2.5 दिन के झोंपड़े पर। और 2.5 दिन के झोंपड़े पर दोस्तों जो सीढ़ियां बनी हुई है, उन सीढ़ियों की दीवार पर है, सीढ़ियों की जो दीवार है दोस्तों, उन दीवारों पर क्या है? आधा हरि केली नाटक लिखा हुआ है। तो आधा तो यहाँ पर है, तो आधा कहाँ है? तो दोस्तों आधा मिलेगा आपको कहाँ पर? आधा नाटक है ब्रिस्टल इंग्लैंड में। कहाँ पर है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। ये आपको दोस्तों याद होना चाहिए। और ब्रिस्टल इंग्लैंड में कहाँ है? तो वो भी राजा राम मोहन राय के, राजा राम मोहन राय का जो स्मारक बना हुआ है, उसे स्मारक पर दोस्तों बना हुआ है। ये एक बार दोबारा देखिए कि विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा हरि केली नाटक लिखा गया। हरि केली नाटक में दोस्तों शिव और अर्जुन के युद्ध का जो वर्णन है, और ये नाटक दोस्तों आधा तो 2.5 दिन के झोंपड़े की जो दीवारें हैं, सीढ़ियों की दीवारें हैं, उस पर अंकित है। और आधा दोस्तों ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर राजा राम मोहन राय का जो स्मारक बना हुआ है दोस्तों, उस पर अंकित है। ये दोनों बात दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। अब अपने दोस्तों आप इसको साथ साथ में नोट करते रहें, ताकि आप अगर इसको नोट करेंगे दोस्तों तभी आपको ज्यादा से ज्यादा इस चीज का फायदा मिलेगा। अब अपने दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट विग्रह राज चतुर्थ के कोई दरबारी कवि भी था। तो दोस्तों हाँ, दरबारी कवि थे। तो वो कौन थे दोस्तों? इनके बात करते हैं दोस्तों कि इनके दरबारी कवि कौन थे। तो इनके दरबार में तो दोस्तों महान दरबारी कवि थे, महान कवि थे, और जिनका नाम भी क्या आता है? सोमदेव आता है। क्या नाम आता है? सोमदेव आता है। आपने ये याद रखना है कि सोमदेव के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था दोस्तों। उस ग्रंथ का नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों ललित विग्रह राज। ललित विग्रह राज नामक दोस्तों ग्रंथ लिखा गया है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों ये सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। ये आपको दोस्तों मेंटेन बिल्कुल माइंड में होना चाहिए। आपको बस इतनी जानकारी है, बाकी इसके अंदर प्रेम प्रसंग की कहानियां हैं, किसके संदर्भ में है तो वो जरूरी नहीं है, क्योंकि वो दोस्तों काल्पनिक है। लेकिन सोमदेव के द्वारा ललित विग्रह राज लिखा गया है। और विग्रह राज तो दोस्तों किसकी बात हो रही है? विग्रह राज चतुर्थ की बात हो रही है। अब अपने दोस्तों एक महान कवि जिनका नाम आता है नरपति नालहे, नरपति नालहे की बात करें दोस्तों तो इनके द्वारा लिखा गया है विशल देव रासो, विशल देव रासो।
जिस प्रकार दोस्तों पृथ्वीराज रासो है उसी प्रकार का ये विशलदेव रासो है। और इसी विशलदेव रासो के अंदर भी दोस्तों इस विग्रहराज या विशलदेव के बारे में जो राजा भोज की पुत्री के बारे में दोस्तों इनकी प्रेम कहानी की कल्पना की गई है। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा तो आपको सोमदेव का ललित विग्रह याद रखना है और नरपति का विशलदेव रासो याद रखना है। बाकी आपने ये कोई कुछ याद नहीं रखना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है दोस्तों, नए कोई आज तक किसी कंपटीशन में पूछा गया है। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट कौन सी बात करते हैं कि जो विग्रहराज चतुर्थ ने जो 2.5 दिन के झोंपड़े के संदर्भ में बात करेंगे कि वो 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो क्या है और कैसे था। तो इसी दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा एक संस्कृत पाठशाला खोली गई। क्या खोली गई? संस्कृत पाठशाला। एक संस्कृत पाठशाला बनाई गई थी दोस्तों। अब इस संस्कृत पाठशाला के अंदर विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बना दिया गया, क्या बना दिया गया दोस्तों? सरस्वती माता का मंदिर बना दिया गया। सरस्वती माता का दोस्तों मंदिर बना दिया गया। विद्यालय के अंदर जरूरी भी है, विद्या की देवी का मंदिर बना दिया गया दोस्तों। और इस पर लगा दिया गया झंडा। ये था मां सरस्वती का मंदिर। अब दोस्तों आपको पता है कि जो भारत के अंदर मुगलों के द्वारा जब भी आक्रमण किया जाता था तो वो आक्रमण अधिकतर मंदिरों पर ही किया जाता था, क्योंकि मंदिरों के अंदर अपार धन संपदा उनको मिलती थी और उसी आधार पर वो आक्रमण किस पे करते थे? मंदिरों पे करते थे। अब दोस्तों अपनी बात करते हैं उससे जो हिंदू है उस आक्रमण से, जो मुगलों के आक्रमण है दोस्तों उनसे हिंदुओं की एक तो धार्मिक और मानसिक दोनों रूप से ठेस पहुंचती थी। तो अब क्या है, उस संस्कृत पाठशाला से किसी को ऐतराज नहीं था, लेकिन ऐतराज हुआ तो किससे हुआ? वो हुआ दोस्तों इस सरस्वती के मंदिर से। तो दोस्तों कहते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ ने यह मंदिर 1158 ईस्वी में बनवाया। कब बनवाया था? तो दोस्तों इसका निर्माण आपसे पूछ लिए तो 1158 ईस्वी में करवाया था। लेकिन आपको एक बात ये भी याद रखनी होगी कि एक गजनी का शासक था और उस गजनी के शासक जिसका नाम है मोहम्मद गौरी। क्या नाम है दोस्तों? मोहम्मद गौरी। और इस गौरी के द्वारा 1192 के अंदर एक त्राइन का युद्ध हुआ था। त्राइन का द्वितीय युद्ध बोलते हैं जिसको, और वो युद्ध हुआ था दोस्तों पृथ्वीराज द्वितीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और उसी युद्ध के अंदर कल जो दोस्तों क्या है, चालाकी की वजह से या उसकी कूटनीति की वजह से दोस्तों इस मोहम्मद गौरी ने क्या किया, इस त्राइन के युद्ध को जीत लिया था। क्योंकि इनमें जो कपट है वो छल कपट का दोस्तों हमेशा से ही ये हिंदुओं पर लादते आए हैं और उसी आधार पे ये दोस्तों युद्ध जीतते आए हैं। तो ऐसा ही कुछ जो कल दोस्तों किया गया किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी के द्वारा। और उसके द्वारा क्या किया गया, इस 1192 का जो त्राइन का युद्ध है वो दोस्तों जीत लिया गया मोहम्मद गौरी के द्वारा। और ये पृथ्वीराज तृतीय है युद्ध हार गया। तो इस मोहम्मद गौरी का एक गुलाम यहाँ रह गया भारत में। और भारत में दोस्तों राजधानी बनाई लाहौर को और वो इस भारत को संभालने का काम करता था और शासन संभालने का काम करता है। और उसका नाम आता है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों क्या किया, जैसे ही भारत की सत्ता संभाली तो मोहम्मद गौरी के कहने पर, मोहम्मद गौरी ने इसको कहा था कि तूने भारत के अंदर शासन के साथ साथ में मुगल जो इस्लाम धर्म है उसका प्रचार भी करना है। इसलिए दोस्तों इसी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा
इस सरस्वती मंदिर को 1194 ईस्वी में दोस्तों तुड़वा दिया गया। क्या कर दिया गया? तुड़वा दिया गया दोस्तों सरस्वती माँ के मंदिर को। कब? 1194 ईस्वी में। और यहाँ पर दोस्तों क्या बना दिया गया? मस्जिद बना दी गई। इसी 1194 में इसी स्थान पर क्या बना दी दोस्तों? मस्जिद बना दी। ये बना दी गई है दोस्तों मस्जिद। अब जो यहाँ पर जो मस्जिद बनी है दोस्तों, इसी मस्जिद को बोलते हैं 2.5 या 2.5 दिन का झोंपड़ा। इसी को बोलते हैं 2.5 दिन का झोंपड़ा बोलते हैं। और दोस्तों जो ये मस्जिद बनी है, इस मस्जिद को कहते हैं राजस्थान की प्रथम मस्जिद। इस्लाम धर्म के अंदर दोस्तों, या अपने भारत के अंदर बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान की जो प्रथम मस्जिद है वो 2.5 दिन का झोंपड़ा है। प्रथम मस्जिद ये आपने दोस्तों नोट कर लेना है कि मोहम्मद गौरी के द्वारा छल कपट किया गया पृथ्वीराज तृतीय के साथ में, और ये 1192 का युद्ध जीत लिया गया। और उसका गुलाम दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत का शासन संभालना शुरू किया। और वो मोहम्मद गौरी के कहने पर ही इसने इस्लाम धर्म का प्रचार शुरू किया। इस्लाम धर्म का दोस्तों जैसे ही प्रचार शुरू किया तो अजमेर के अंदर दोस्तों ये माँ सरस्वती का मंदिर था संस्कृति पाठशाला में। इस मंदिर को तुड़वा दिया गया और यहाँ पर बनवा दिया गया दोस्तों मस्जिद बनवा दी गई है। और इसी मस्जिद को राजस्थान की प्रथम मस्जिद बोलते हैं। कौन सी मस्जिद बोलते हैं? राजस्थान की प्रथम मस्जिद बोलते हैं। और जिसका निर्माण 1194 में हुआ। तो दोस्तों इसी 2.5 दिन के झोंपड़े को दोस्तों 16 खंभों का महल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे 16 खंभों का महल भी कहा जाता है। एक तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और दोस्तों कहते हैं कि यहाँ पर पंजाब के साहेब पीर का, पंजाब के साहेब पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है। कितने का? 2.5 दिन का उर्स लगता है। इसी कारण कहते हैं कि इस को दोस्तों 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। तो दोस्तों जो भी बात है अपने को याद ऐसी रखनी है कि ये तुड़वाने वाले कौन है। तो दोस्तों तुड़वाने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिसने कुत्ता काम कर दिया। कुत्ता काम करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक है 1194 में। और दोस्तों इसने सरस्वती के मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद बनवाई, जिसको अपने 16 खंभों का महल भी कहते हैं, राजस्थान की प्रथम मस्जिद भी कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पंजाब साहेब पीर का 2.5 दिन का उर्स या मेला लगता है। और इसी कारण कहते हैं इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसका निर्माण केवल जो 2.5 दिन में हुआ था, इस कारण कहते हैं। लेकिन अब दोस्तों इसी जो विग्रह राज तुर्क के संदर्भ में अपने और जो बात है वो करते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि हमारे जो टॉपिक्स हैं वो बहुत बड़े हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों संपूर्ण जानकारी के लिए थोड़े समय की आपको जरूरत होगी। समय तो आपको निकालना ही पड़ेगा। अब दोस्तों इस विग्रह राज तुर्क के द्वारा टोंक के अंदर बिशलपुर कस्बा और बिसल सागर झील और बिशलपुर बांध, एक झील है दोस्तों, एक बांध है। इन तीनों को आप अच्छी तरह से कस्बा या नगर, एक ही बात है, बिशलपुर कस्बा या नगर भी लगा देते हैं, क्योंकि इसी को नगर बोल सकते हैं, इसी को कस्बा बोल सकते हैं। बिशलपुर कस्बा, बिसल सागर झील और बिशलपुर बांध, इन तीनों का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया है? तो ये राजमहल गांव है एक टोंक के अंदर।
इस टोंक के अंदर ये सारा काम विश्वदेव के द्वारा करवाया गया है। तो दोस्तों आपको विश्वदेव चौहान है उसके संदर्भ में जितनी जानकारी थी वो मैंने यहाँ तक आपको इस वीडियो में बता दी है। अब दोस्तों इस विग्रहराज चतुर्थ की जैसे ही एक ये भी आप ध्यान रख सकते हो कि इसका जो शासन काल है दोस्तों वो 1153 से 1163 रहा है, 1153 से 1163 रहा है। और 1163 के अंदर दोस्तों इसने दिल्ली के अंदर, कहां पर, दिल्ली में एक शिवालिक लेख लिखवाया था। कहां पर, दिल्ली में एक शिवालिक लेख लिखवाया था 1163 में। तारीख तो 9 अप्रैल 1163 है, लेकिन 1163 तो आपको याद होना चाहिए। दिल्ली में शिवालिक लेख लिखवाया था और इस लेख में दोस्तों इस विश्वदेव को, किसको, विश्वदेव को दोस्तों क्या कहा गया है, तो विश्वदेव को इस लेख में दोस्तों कहा गया है विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार कहा गया है। ये दोस्तों कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है और पटवार के लिए ध्यान रखना, ये इस बार विशेष बात होगी। जो पटवारी की, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे विशेष तौर से ध्यान रखना हरिकेली नाटक के बारे में। और दोस्तों जो सोमदेव है और नरपति नल है उनकी पुस्तकों, जो ग्रंथ है उनके संदर्भ में। अब एक दोस्तों जो कीलहॉर्न नाम का एक विद्वान हुआ है, उसने कहा है कि विग्रहराज चतुर्थ की उसने प्रशंसा की है और प्रशंसा में कहा है कि ये विग्रहराज या विश्वदेव उन हिंदू शासकों में से एक माना जाता है जो कालिदास और जो भवभूति है उसकी होड़ करता है। बाकी कालिदास और भवभूति की होड़ करने वाला कोई शासक नहीं है, ये कीलहॉर्न ने कहा है। ये भी आपको दोस्तों लाइन याद होनी चाहिए कि कीलहॉर्न के द्वारा जो कालिदास और भवभूति के साथ में तुलना की गई है तो विग्रहराज चतुर्थ की गई है। अब दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ के बाद में हम थोड़ी सी बात करेंगे सोमदेव की। और सोमदेव बोलो, और सोमदेव है दोस्तों, इसकी बात आपको ये ध्यान रखना है कि जो इनका ग्रंथ है ललित विग्रहराज मैंने पहले लिखवाया है, वो दोस्तों ललित विग्रहराज इस पूरे टॉपिक में इंपॉर्टेंट है। और एक जो कवि बांधव की उपाधि है या कटी बांधव की उपाधि है वो दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। चौहानों के अंदर अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो दोस्तों इस विग्रहराज से थोड़ा बहुत जरूर कुछ न कुछ पूछा जाता है। तो दोस्तों अब अपने जो विग्रहराज चतुर्थ है उसके नेक्स्ट शासकों में जो इम्पोर्टेंट पृथ्वीराज तृतीय है जो अजमेर या सांबर के चौहानों में, उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।